आज की क्लास में हम स्टार्ट करें नया टॉपिक दैट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। दैट मीन्स इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि रेगुलेशन का मतलब क्या है, हम रेगुलेशन क्यों करना चाह रहे हैं। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी जीन एक्सप्रेस हो रहा है, दैट मीन्स इट रिजल्ट्स इन द formation of ए पॉलीपेप्टाइड। कोई भी जीन एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब उसके पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उससे क्या बन गया है, पॉलीपेप्टाइड बन गया है। अगर उसके पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन थी उससे हमने पॉलीपेप्टाइड बना लिया है, दैट मीन्स वो जीन क्या हो चुका है, एक्सप्रेस हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कोई भी जीन एक्सप्रेस क्यों होता है। टू परफॉर्म a particular function or a set of function भी हमने पॉलीपेप्टाइड क्यों बनाया, कोई भी जीन जो है वो एक्सप्रेस क्यों होता है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, या हो सकता है एक फंक्शन ना हो, एक पूरा का पूरा एक सेट ऑफ फंक्शन हो। तो ये दो टर्म मैंने बताया कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट मीन्स किसी भी जीन के पास जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उससे हमने क्या बनाना है, पॉलीपेप्टाइड बनाना है। और ये हम एक्सप्रेस क्यों करा रहे हैं जीन को, क्योंकि उस जीन को एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है या एक सेट ऑफ फंक्शन करना है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बेटा हमारी बॉडी में कुछ जीन ऐसे हैं जो परमानेंटली एक्सप्रेस होते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूसली, लेकिन कुछ जीन ऐसे हैं जिनकी हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, उनके प्रोडक्ट की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस जीन को एक्सप्रेस तभी कराना है जब उसकी ज़रूरत हो। अगर उस जीन के प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है तो उस जीन को एक्सप्रेस नहीं करना। तो जब उसकी नीड हो तब हम उसको एक्सप्रेस कराएं, अदरवाइज उसके एक्सप्रेशन को हम इनहिबिट रखें। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाएगी, जब हम उस जीन को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को क्या क्या कंडीशन अफेक्ट करती है। तो इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन that regulate the expression of gene। दैट मीन्स बेटा ये क्या कहना चाह रहा है, किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने वाली जो कंडीशंस हैं जो इसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकती हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है। मेटाबॉलिक कंडीशंस अफेक्ट कर सकती हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस अफेक्ट कर सकती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट कर सकती हैं। कैसे, अगर इसके फेवर में हमें एग्जाम्पल देना हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। मान लो हम ई कोलाई में उस जीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एक एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम बना रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि इस जीन के एक्सप्रेशन को मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे रेगुलेट करते हैं। तो मान लो
कोलाई एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया इस एंजाइम को क्यों बनाता है, इस जीन के एक्सप्रेशन का फंक्शन क्या है, क्योंकि इसको लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करना है। लैक्टोज को क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है। किसकी हेल्प से हाइड्रोलाइज करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की हेल्प से। और किस में तोड़ेगा बेटा लैक्टोज को, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। क्यों तोड़ रहा है ये, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस क्यों करा रहा है बेटा, क्योंकि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने कहा था ना, कोई भी जीन क्यों एक्सप्रेस होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए या सेट ऑफ फंक्शन। यहाँ पे एक सेट ऑफ फंक्शन है, कैसे, ये जीन एक्सप्रेस क्यों हो रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने के लिए। लेकिन फिर ये क्यों चाहिए, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के लिए। अब लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको ई कोलाई सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर यूज करेगा। तो एक सेट ऑफ फंक्शन हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन क्या आता है कि इस जीन के एक्सप्रेशन को ये कंडीशंस कैसे अफेक्ट करेंगी। मान लो लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल अराउंड ई कोलाई। ई कोलाई के अराउंड लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, लैक्टोज नॉट अवेलेबल। अब जब लैक्टोज है ही नहीं तो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि लैक्टोज तो सराउंडिंग में है ही नहीं। तो जब लैक्टोज सराउंडिंग में है ही नहीं तो इस जीन को एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस ई कोलाई के अराउंड लैक्टोज अवेलेबल है तो वो इसको एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको ई कोलाई को उस जीन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसको एनवायरमेंटल कंडीशंस में सराउंडिंग में क्या अवेलेबल हो रहा है, लैक्टोज अवेलेबल हो रहा है, तो वो उसको एनर्जी के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस अफेक्ट की। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये ई कोलाई की बॉडी है, मैंने बाहर सराउंडिंग में लैक्टोज डाल दिया लेकिन साथ में ग्लूकोज भी है। अब मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैसे अफेक्ट करती है, ध्यान से देखना। अब ई कोलाई लैक्टोज को तभी यूज करेगा एनर्जी सोर्स के तौर पर जब कोई और प्रेफरेबल सोर्स ना हो। ध्यान से देखो, लैक्टोज को तोड़ने के बाद भी वो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। अगर इसको सीधा हम ग्लूकोज सप्लाई कर दें तो क्या वो लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेगा। ऐसे सिंपल तरीके से मान लो आपको मैंने कुक्ड फूड दे दिया और रॉ फूड भी दे दिया, तो क्या आप खाना बनाओगे, बिल्कुल भी नहीं बनाओगे, बना बनाया खाओगे। तो वही चीज बैक्टीरिया के साथ है, मेटाबॉलिक कंडीशंस है कि लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करके भी वो क्या बनाता, ग्लूकोज ही बनाता। अब लैक्टोज तो है सराउंडिंग में लेकिन फिर भी ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई और प्रेफरेबल एनर्जी सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि आप कैसे कहोगे कि मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती हैं। तो हमें ये ई कोलाई के जीन का एग्जाम्पल देना है, किस जीन का, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए कोड करता है। या फिर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि आप कैसे कहोगे कि कोई भी जीन जो होता है किसी भी सेल में वो एक्सप्रेस होता है टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन, कैसे कहोगे। तो भी आप यही बता दोगे कि ई कोलाई में ये जीन जो है ये क्यों चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने के लिए, वो क्यों चाहिए, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के लिए। और हाइड्रोलिसिस क्यों कराए, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको किसके तौर पर यूज़ किया जाता है, एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। जीन एक्सप्रेशन के डेफिनेशन, दूसरा कि कोई भी जीन एक्सप्रेस क्यों होता है उसको जस्टिफाई करना है, तीसरा
कौन कौन सी कंडीशंस है जो जीन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती है और उसको जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब इसी तरीके के रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट एंड differentiation of embryo into adult organism। जो बेटा आपका एम्ब्रियो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज होता है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ये भी किसकी वजह से होता है? इट इज ऑल्सो ए रिजल्ट ऑफ coordinated regulation of expression of several set of genes। मतलब कई सारे जीन्स को कोऑर्डिनेटेड मैनर में रेगुलेट किया जाता है। किसी टाइम पे किसी जीन को एक्टिवेट किया जाता है, किसी को इनहिबिट किया जाता है, दूसरे टाइम में किसी और जीन को एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट मतलब एक्सप्रेस कराया जाता है, किसी और के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दिया जाता है। तो ऐसे कई सारे जीन्स हैं, सेवरल सेट ऑफ जीन, उनका जो रेगुलेशन और एक्सप्रेशन होता है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में किया जाता है। उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, और उसकी वजह से जो एम्ब्रियो होता है वो किस में डेवलप होता है? अडल्ट में। ठीक है, तो ये तो था जीन एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या इसका फंक्शन है, वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड at several levels, कई लेवल्स पे। अब हमने ये तो देख लिया कि जीन के एक्सप्रेशन को हमें रेगुलेट करना है। अब जीन के एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन क्या करेगा? सबसे पहले जीन क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन करता है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर जो mRNA बनेगा उससे क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा, और फिर आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। और अगर यूकैरियोटिक है तो एक और स्टेप आ जाएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो ये तो किसी भी चीज जीन को क्या चाहिए? एक्सप्रेस होने के लिए ये स्टेप चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किस स्टेप पे करें? कहाँ पे हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे? तो प्रोकैरियोट में जीन का रेगुलेशन अलग लेवल पे होता है, यूकैरियोट्स में अलग लेवल पे होता है। तो क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है। तो अब हम देख लेते हैं लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में लेवल्स ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन के एक्सप्रेशन को हमें रेगुलेट करना है, तो हम किस लेवल पे करें और कितने लेवल हैं जहां हम रेगुलेट कर सकते हैं? तो बेटा यूकैरियोट में जो जीन रेगुलेशन होता है वो 4 लेवल पे होता है, 4 लेवल्स हैं जहाँ पे हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। पहला लेवल है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, कि हम ट्रांसक्रिप्शन, अगर जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देना है तो हम उसका ट्रांसक्रिप्शन ही ना होने दें। ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि यूकैरियोट में जो टर्मिनेशन से जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के बाद जो आरएनए बनता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है, क्योंकि उसमें कोडिंग के साथ साथ नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होती है। तो पहला लेवल तो क्या है कि हम ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही कंट्रोल करें।
ट्रांसक्रिप्शन लेवल मतलब जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनने का जो प्रोसेस है उस लेवल पे हम कंट्रोल करें। अगर जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है तो हम इस स्टेप को रोक दें। अगर बाई चांस ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन चुका है, फिर हमें रेगुलेट करना हो तो सेकेंड लेवल क्या आएगा? प्रोसेसिंग लेवल। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तो हो चुका है लेकिन हम प्रोसेसिंग लेवल पे कंट्रोल कर लें। प्रोसेसिंग लेवल मतलब मेनली हमें किसको रेगुलेट करना है? स्प्लाइसिंग को। रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, दैट मीन्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट तो बन गया है आपका, लेकिन हम उसको मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट ना होने दें, उसको इनएक्टिव ही रखें। अगर मैच्योर आरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, फिर तीसरा लेवल क्या है? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है न्यूक्लियस के अंदर और आपका ट्रांसलेशन होना है साइटोप्लाज्म में, तो तीसरा लेवल क्या होता है कि जो मैच्योर आरएनए बन गया है उसको हम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट ना होने दें, उसके ट्रांसपोर्ट को रोक दें। और अगर मैच्योर आरएनए साइटोप्लाज्म में नहीं जाएगा तो उसका ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। दैट मीन्स हम किस लेवल पे रेगुलेट करेंगे? एट द लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जब एमआरएनए न्यूक्लियस से किस में ट्रांसपोर्ट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो अगर हमें जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देना तो हम उसको ट्रांसपोर्ट ना होने दें, यहाँ पे रेगुलेट कर ले। ठीक है, और बाई चांस इस लेवल पे भी हम रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशनल लेवल, इस लेवल पे भी हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं बेटा। तो यूकैरियोट में अगर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है तो वो 4 लेवल पे रेगुलेशन हो सकता है। या तो हम उसको ट्रांसक्रिप्शन ही ना करने दें, या ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो उसकी प्रोसेसिंग को रोक दें, प्रोसेसिंग हो जाए तो उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट ना होने दें, और अगर वो भी हो जाए तो एक और ऑप्शन रहता है कि इसको ट्रांसलेट ना होने दें। अगर किसी भी स्टेप पे इनमें से हमने रोक दिया है तो वो जीन कभी भी पॉलीपेप्टाइड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये तो था यूकैरियोट में जीन के रेगुलेशन एक्सप्रेशन का। अब आता है प्रोकैरियोट में। अब ध्यान से देखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की, ठीक है, तो इनके केस में कंट्रोल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन is the predominant site, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल ने ट्रांसक्रिप्शन किया तो इस डीएनए के ऊपर क्या बनना शुरू हो गया? आरएनए बनना शुरू हो गया। अब आरएनए बनना शुरू हो गया, लेकिन आरएनए अभी एलोंगेशन कर ही रहा है, तभी क्या हो जाता है बेटा? इसके फ्री एंड से क्या स्टार्ट हो जाता है? ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा है। तो अगर हम ये बात करें कि हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कंट्रोल करें, तो बेटा जब तक हम वेट करेंगे कि पूरा आरएनए बने, तब तक तो इस आरएनए को यूज करके कुछ प्रोटीन भी आपका बन चुका होगा। क्या बन चुका होगा? प्रोटीन भी। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शनल लेवल हम नहीं लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना पड़ेगा? कौन सा लेवल? ट्रांसक्रिप्शन में हम इनिशिएशन को ही रेगुलेट करें, क्योंकि अगर एलोंगेशन स्टार्ट हो गया तो जो आरएनए बन चुका है उसके फ्री एंड से ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेसिंग लेवल,
ये तो प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है वो ऑलरेडी फंक्शनल है, उसमें इंट्रॉन्स है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक्सॉन से बना है, तो सेकंड लेवल हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता प्रोकैरियोट में। तीसरी चीज, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, तो ये थर्ड लेवल पे भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेप उनमें होता ही नहीं है। फिर बचा क्या? ट्रांसलेशनल लेवल। तो या तो हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेट करेंगे या ट्रांसलेशनल। अब ट्रांसक्रिप्शन में भी कौन से लेवल पे? इनिशिएशन, क्योंकि अगर एलोंगेशन लेवल स्टार्ट हो गया तो साथ के साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं। तो इनके केस में अगर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है तो प्रीडोमिनेंट साइट कौन सी होगी बेटा? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।